आंगन जिठानी का। मालती देवी अपने बड़े बेटे राजबीर और छोटे बेटे मोहित के संग हंसी खुशी शांति से जीवन जी रही थी। उनके पति का देहांत काफी पहले हो चुका था और उनके गुजर जाने के बाद दोनों बेटे ही मालती देवी का अच्छे से ध्यान रखते थे। राजबीर और मोहित अलग अलग ऑफिस में काम करते थे और दोनों अपनी नौकरी से बहुत खुश थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर घर में मालती देवी पूरा दिन अकेले रहती थी और अकेले उनका जरा भी मन नहीं लगता था। शाम से ही दरवाजे पर टकटकी लगाए अपने बेटों के आने का इंतजार करती रहती। एक दिन जब मालती देवी घर में अकेले बैठी थी, तभी पड़ोस वाली कमला मौसी उनसे मिलने आती है। अरे कोई है क्या घर में? अरे कौन होगा, मैं ही बुढ़िया बैठी हूँ अकेले। अरे कब तक ऐसे अकेले दिन गुजारोगी? कुछ सोचा है आगे क्या करना है? क्या मतलब? मतलब ये कि बेटों की शादी करनी है या ऐसे ही बुढ़ापा निकालना है? अरे मैं बुढ़िया कहाँ लड़की ढूंढूं? तेरी नज़र में कोई है तो तू ही बता दे। नज़र में तो है और इसीलिए तो मैं आई हूँ। ये देख फोटो, इसका नाम है गौरी। बड़ी ही अच्छी लड़की है, घरेलू है और खूब कामकाजी। तू कहे तो तेरे राजबीर की बात चलाऊं? लड़की तो वाकई में बड़ी सुंदर है। एक बार मैं राजबीर को ये फोटो दिखा दूंगी, फिर तुझे कल बताती हूँ। हाँ कोई ना, आराम से दिखा देना और मुझे कल बता देना। रात को जब राजबीर और मोहित घर आते हैं तो खाना खाने के बाद मालती देवी गौरी की फोटो राजबीर को दिखाती है और उससे शादी की बात करती है। देख बेटा, लड़की तो बहुत अच्छी है। कमला मौसी ने रिश्ता बताया है तो वह ऐसा वैसा रिश्ता तो कभी बताएगी नहीं। माँ आप देख लो ना, जैसा आपको ठीक लगे। अरे लड़की तो सुंदर है माँ, अब जल्दी से भैया की शादी करवाओ, तभी तो मेरा नंबर लगेगा। अच्छा, तुझे बड़ी जल्दी है शादी की, तो तू ही क्यों नहीं कर लेता? अरे भैया इतनी भी जल्दी नहीं मुझे, पहले आप करो फिर आपके बाद मैं भी कर लूंगा, है ना माँ? हाँ और क्या, तेरी शादी के बाद मैं ज्यादा टाइम नहीं रुकूंगी और जल्दी तेरी भी शादी करवा दूंगी। कुछ समय बाद राजबीर की शादी गौरी से हो जाती है। गौरी सच में बड़ी ही सुंदर और कामकाजी होती है। वो शादी के बाद अकेले पूरा घर संभाल लेती है। गौरी के मायके में उनके घर के सामने एक खूब बड़ा पार्क होता है, पर ससुराल में चारों तरफ मकान ही मकान होते हैं। एक दिन गौरी बालकनी में राजबीर के साथ खड़ी बातें कर रही थी। तुम्हारा मन यहाँ लग तो गया ना? हाँ मन तो लग गया, बस यहाँ ना बिल्कुल हरियाली नहीं है, मैं वही मिस करती हूँ बहुत। ओहो, पर इसका तो हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है। अब तो लगता है गार्डन वाला घर लेना पड़ेगा। नहीं यही ठीक है। राजबीर को ये बात खटकती रहती है कि उसकी बीवी की वो एक इच्छा पूरी नहीं कर सकता। अगले दिन जब राजबीर ऑफिस से घर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक पेड़ पौधे बेचने वाला दिखता है। उसे देखकर राजबीर को गौरी का ख्याल आता है। अरे क्यों ना मैं ये सुंदर सुंदर फूल वाले पौधे ही खरीद लूं। गौरी बड़ी खुश हो जाएगी। राजबीर 2-3 पौधे खरीद लेता है और घर ले जाता है। जब गौरी दरवाज़ा खोलती है तो फूल वाले पौधे देखकर चौंक भी जाती है और खुश भी होती है। अरे ये क्या? आज मैंने बहुत सोचा और फिर मुझे एक पौधे वाला दिख गया और मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर हम गार्डन या घर नहीं खरीद सकते तो क्या हुआ, हम अपनी बालकनी में गार्डन तो बना ही सकते हैं ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं कल ही बालकनी में पड़ा बेकार का सामान हटा देती हूँ और वहाँ सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाऊंगी। बस फिर अगले दिन राजबीर और मोहित के ऑफिस जाने के बाद गौरी घर का सारा काम खत्म करके बालकनी को अच्छे से साफ कर देती है। उसके बाद इतने सारे गमले वहाँ लगा देती है कि बालकनी पूरा बगीचा बन जाती है। वो उसमें फूल, सब्जी और बड़े ही सुंदर पौधे लगाती है। गौरी को अपना बगीचा इतना अच्छा लगता है कि वो अक्सर अपना वक्त वहीं बिताती। वो बगीचे का अच्छे से ध्यान भी रखती है। एक दिन गौरी अपनी सास के साथ उस बगीचे में खड़ी बातें कर रही थी। बगीचा तो तूने खूब सजाया है, कितने सुंदर सुंदर फूल लग रहा है और इसमें तो टमाटर भी आ गया। वो देखो माँ जी, बैंगन, धनिया और भिंडी भी लग रहा है। और आप ये देख रही हो ना, इसमें अब छोटे छोटे संतरे लगने वाले हैं। अरे वाह, तूने तो यहाँ बहुत कुछ लगा दिया। बढ़िया है बढ़िया। कभी कभी मैं सोचती हूँ बस जैसी तू है ना वैसी ही मेरे मोहित के लिए भी कोई लड़की मिल जाए, फिर तुम दोनों मिलकर घर संभालो और मैं बेफिक्र हो जाऊं। अरे तो कमला मौसी को ही बोलो ना, उन्होंने ही तो हमारी शादी करवाई थी। वो मोहित भैया के लिए ज़रूर कोई बढ़िया रिश्ता बता देंगी। हाँ, ये तूने अच्छा याद दिलाया, मैं कल ही उससे बात करती हूँ।
अगले ही दिन मालती देवी कमला के पास जाती है और मोहित की शादी की बात करती है। कमला मौसी रोहित के लिए 2-3 रिश्ते बताती है, जिसमें से एक लड़की सबको बहुत पसंद आती है। जल्दी उनके रिश्ते की बात चलती है और फिर कुछ ही समय बाद उनकी शादी भी हो जाती है। मोहित की पत्नी नीरू कुछ ही दिनों में घर में घुल मिल जाती है। मालती देवी की अब दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी और सब सुख शांति से चल रहा था। एक दिन नीरू बालकनी में खड़ी थी क्योंकि उसका कोई पार्सल आने वाला था। वो नीचे झांकने की कोशिश करती है, पर पेड़ पौधों की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये क्या मुसीबत है, घर को बगीचा बना दिया है। ये कोई जगह है क्या इतने पेड़ पौधे लगाने की? अब कोई नीचे दिखाई भी नहीं दे रहा। लगता है नीचे ही जाकर देखना पड़ेगा। नीरू को नीचे जाना पड़ता है। नीचे से वो जब पार्सल लेकर आती है तो आते ही गौरी को कहती है, अरे भाभी, आपने ये इतने सारे पेड़ पौधे घर में क्यों लगा रखे हैं? अरे वो मुझे ना पेड़ पौधे और हरियाली बहुत पसंद है। हाँ तो आप पार्क जाया करो ना, घर को पार्क बनाने की क्या जरूरत है? मेरे पेड़ पौधे से तुम्हें क्या दिक्कत है नीरू? दिक्कत तो होगी ना भाभी, ऊपर से झांको तो नीचे कोई दिखता ही नहीं। मुझे पार्सल के लिए नीचे जाना पड़ा और इतनी देर इंतजार भी करना पड़ा। अरे तो एड्रेस समझा देती ना, वो ऊपर आकर दे जाता। उससे एड्रेस मिल नहीं रहा था, तभी तो जाना पड़ा। और बस बात इतनी सी नहीं है, और भी दिक्कत है। आप ये पेड़ पौधे यहाँ से हटा दो। अरे क्या दिक्कत है? आज तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुई। मेरा एक ही शौक है और मुझे अपने बगीचे से बहुत प्यार है। मैं यहाँ से एक गमला भी नहीं हटाऊंगी। इतना कहकर गौरी वहां से चली जाती है। नीरू को बड़ा ही गुस्सा आता है। ऐसे कैसे नहीं हटाओगी गमले? हटाने तो पड़ेंगे ही। अगले दिन नीरू अपनी सास के साथ बैठी थी और उनसे बातें कर रही थी। माँ जी, मेरे कमरे में इतना ज्यादा सामान हो गया है कि कमरा बिल्कुल खचाखच भर गया है। अरे तो जो किसी काम का नहीं है उसे बाहर निकाल दे। ठीक है माँ जी, मैं कल ही निकालती हूँ। अब नीरू अगले ही दिन अपने कमरे की सफाई में लग जाती है और सारा फालतू सामान बाहर निकाल देती है। उसमें कुछ फालतू कपड़ों की पोटली, एक स्टूल, एक अलमारी और 2-4 और भी सामान थे। नीरू वो सब सामान बालकनी में ले जाकर रख देती है। थोड़ी देर बाद जब गौरी पौधों को पानी देने आती है तो वहां पड़े फालतू सामान को देखकर बड़ी गुस्सा होती है। माँ जी, ये सब फालतू का सामान यहाँ किसने रखा है? अरे वो नीरू बहू ने आज अपने कमरे की सफाई की है ना, बोल रही थी बहुत सारा फालतू सामान पड़ा है, उसी ने रखा है ये सब। अच्छा, तो ये फालतू है ना? हाँ हाँ, सब बेकार का फालतू सामान ही तो है। गौरी उसी वक्त एक कबाड़ी को घर लेकर आती है और वो सारा सामान उसे बेच देती है। थोड़ी देर बाद जब नीरू बालकनी में आती है तो अपना सामान वहां ना पाकर सीधा जिठानी के पास जाती है। मेरा कुछ सामान बालकनी में रखा था, कहाँ है वो सब? अरे वो तो सब बेकार था ना, तो मैंने कबाड़ी को बेच दिया। क्या? आपने मेरा सामान मुझसे बिना पूछे कबाड़ी को बेच दिया? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अरे माँ जी ने तो बताया कि वो फालतू सामान है, इसलिए तुमने बाहर निकाल कर रख दिया है। अब उस सामान की वजह से मेरे पेड़ पौधे खराब हो रहे थे, तो मैंने सोचा इसे मैं ही बेच देती हूँ। ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया भाभी, अपने फालतू के पेड़ पौधों के लिए मेरा सामान कबाड़ी को बेच दिया। नीरू गुस्से में वहां से चली जाती है। अब उसके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि वो इस बात का बदला कैसे ले। काफी सोचने के बाद नीरू के दिमाग में एक आइडिया आता है। अगले दिन जब गौरी मंदिर जाती है तो पीछे से नीरू बालकनी से सारे गमले गायब कर देती है और बालकनी को एकदम खाली कर देती है। कितनी सुंदर लग रही है अब बालकनी। पता नहीं घर को जंगल बना कर रखा हुआ था। अरे बालकनी तो ऐसी होनी चाहिए, खाली और साफ सुथरी। नीरू बालकनी में कपड़ों का स्टैंड रख देती है और अपने सारे कपड़े धोकर उस पर सुखा देती है। जब गौरी मंदिर से घर वापस आती है तो अपने सारे गमले गायब देखकर गुस्से में लाल हो जाती है। नीरू, नीरू कहाँ हो तुम? इधर आओ। क्या हुआ भाभी? मैं घर में ही हूँ, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? सच सच बताओ, तुमने मेरे सारे गमले कहाँ गायब कर दिए? अरे वो तो मैंने फ्री में लोगों को बांट दिए। लोगों को बांट दिए? मेरे लगाए पेड़ पौधे लोगों को बांट दिए? एक एक पौधे से मुझे कितना लगाव था, कुछ अंदाजा भी है तुमको? कितनी मेहनत से अपना बगीचा मैंने बनाया था, क्यों किया तुमने ऐसा? अरे भाभी, पेड़ पौधे ही तो थे, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे कोई बच्चे हो। आपने पूरे घर को जंगल बना रखा था, देखो अब कितना साफ और सुंदर लग रहा है। और देखो अब हम यहीं अपने कपड़े सुखा भी सकते हैं, छत पर जाने की जरूरत नहीं है कपड़े सुखाने के लिए। नीरू को ऐसे खुश देख गौरी को और ज्यादा गुस्सा आता है।
वो अपनी सास को बुलाती है और सारी बात बताती है। अरे ये तो गलत बात है नीरू की, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको नीरू। माँ जी देखिए ना, भाभी ने खड़े होने तक की जगह नहीं छोड़ी थी बालकनी में। अब देखिए तो कितनी साफ सुथरी लग रही है। पहले कभी तो पत्ते उड़कर घर में आ जाते थे, तो कभी बारिश की वजह से पूरा घर मिट्टी मिट्टी हो जाता था। हाँ ये भी है, पर माँ जी आपको पता है ना, वो बगीचा मैंने खुद बनाया था और मुझे वो बहुत प्यारा था। प्यारा क्या होता है, उसका कोई इस्तेमाल भी तो हो। अब देखो बालकनी का सही इस्तेमाल हो रहा है। नहीं नीरू, कुछ सही नहीं है, ये अच्छा नहीं किया तुमने। अरे भाभी ठीक है, आप मुझसे पहले से इस घर में हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये घर बस आपका है और जो आपकी मर्जी आप करेंगी। ये मेरा भी घर है और ये बालकनी मेरी भी है, इसलिए मेरा जो मन करेगा मैं भी तो करूंगी। अरे चुप करो दोनों, क्या बच्चों की तरह एक बालकनी के लिए लड़ रही हो। इस लड़ाई को अब तुम आपस में अकेले ही सुलटा लो, समझी। अब मुझे कोई बालकनी के पीछे झगड़ते हुए ना मिले। नीरू बड़ी खुश होती है कि जो उसने चाहा बिल्कुल वैसा ही हो गया, पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसकी जेठानी के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है। गौरी पूरा दिन अपने पौधों को याद करती रहती, उसे उनसे अपने बच्चों की तरह लगाव था और वो पूरा दिन दुखी रहती है। उसे जितना दुख होता है उतना ही नीरू पर गुस्सा भी आ रहा होता है। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाली, इसने मेरा पूरा बगीचा उजाड़ दिया, मैं इसका बदला तो ज़रूर लूँगी, पर मैं ऐसा क्या करूँ कि इसको भी वैसी ही तकलीफ हो जैसे मुझे हो रही है। गौरी बालकनी में जाकर अपने पौधों को याद करने लगती है। वहाँ स्टैंड पर उसे नीरू के कपड़े सूख रहे दिखते हैं। कपड़ों को देखकर गौरी को और गुस्सा चढ़ता है। मेरे पौधों को फेंक कर कैसे अपने कपड़े सुखा रही है। एक काम करती हूँ, इसके सारे कपड़े नीचे गली में फेंक देती हूँ। बड़ा शौक है ना महंगे महंगे कपड़े पहनने का, सारे शौक भूल जाएगी। गौरी इधर उधर देखती है, उसे कोई देख तो नहीं रहा, और फटाफट नीरू के सारे सुंदर सुंदर और महंगे कपड़े कीचड़ वाली गली में फेंक देती है। कपड़े फेंकने के बाद वो बड़ा ही खुश होती है, जैसे उसके मन को अब जाकर तसल्ली मिली हो। वो जल्दी से वहाँ से गायब हो जाती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। अब शाम को जब नीरू अपने सूखे हुए कपड़े स्टैंड से उतारने आती है तो उसे वहाँ अपने कपड़े नहीं दिखते। वो अपनी सास के पास जाकर पूछती है, माँ जी क्या आपने स्टैंड से मेरे कपड़े उतार कर रखे हैं? नहीं तो मैं क्यों उतारूंगी, देख कहीं बड़ी बहू ने रख दिए होंगे। वो और मेरा काम करे, हो ही नहीं सकता। हाँ वो मेरा काम बिगाड़ जरूर सकती है। नीरू पूरे घर में अपने कपड़े ढूंढती है पर उसे अपने कपड़े कहीं भी नहीं मिलते। वो गौरी से भी जाकर पूछती है पर गौरी भी उसे ठीक से जवाब नहीं देती। बेचारी नीरू अपने कपड़े खोने का दुख मना ही रही थी कि तभी मोहित ऑफिस से घर आता है और उसके हाथ में कीचड़ से सने कपड़े देखकर नीरू वहीं चौंक कर खड़ी हो जाती है। हाय ये तो मेरे कपड़े हैं। ये नीचे कीचड़ में पड़े थे, मैंने देखा तो मैं ऊपर ले आया। कैसे कपड़े सुखाती हो तुम जो सारे कपड़े नीचे पहुंच गए? अरे मैंने तो अच्छे से चिमटी लगाकर सुखाए थे, ये ऐसे कैसे नीचे पहुंच गए? क्या पता तेज हवा चली हो और ये उड़ गए हो। उड़ नहीं गए, उड़ाए गए हैं। आपने फेंके है ना ये मेरे कपड़े नीचे कीचड़ में। मेरे इतने महंगे महंगे कपड़े सब बर्बाद हो गए। कितने मन से खरीदे थे इतने महंगे कपड़े। मुझे एक एक कपड़े से कितना प्यार था, पता भी है आपको? हाँ, जैसे मैंने एक एक पौधा मन से लगाया था, बिल्कुल वैसे ही ना। जैसे मुझे एक एक पौधा इतना प्यारा था, बिल्कुल वैसे ही ना। बोलो नीरू, बिल्कुल वैसे ही ना। मतलब आपने ही फेंके मेरे कपड़े? आप इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? खुद के साथ ऐसा हुआ तो कैसे गुस्सा आ रहा है, और जब मेरे साथ किया तो कैसे मुस्कुरा रही थी। तुमने मेरा एक भी पौधा बालकनी में नहीं रहने दिया। याद रखना, अब मैं भी तुम्हारी एक भी चीज वहां नहीं रहने दूंगी, जो भी दिखा नीचे फेंक दूंगी। देखिए माँ जी कैसे आपके सामने धमकी दे रही है मुझे। हे भगवान, मैं तो तुम्हारे इस रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो गई हूँ। कल ही बोला था कि मुझे इस बात पर कोई झगड़ा ना मिले, पर तुम दोनों सुनती नहीं। एक दिन था, इस घर में इतनी सुख शांति थी, और अब तो एक पल की शांति के लिए तरस रही हूं मैं। तो बताओ माँ जी, मैं कहाँ गलत हूँ? क्या आपको कभी मेरे बगीचे से दिक्कत हुई? नहीं ना। बल्कि आपको तो मेरा बगीचा कितना पसंद था, पर इसके आने के बाद से सारी दिक्कत शुरू हो गई। माँ जी एक बात बताओ कि पूरी बालकनी में पेड़ पौधे लगा रखे, कोई नीचे झांक भी नहीं सकता। जरा सी तेज हवा चले तो घर में सारे पत्ते उड़ाते हैं, बारिश आ जाए तो सब किचकिच हो जाता है।
न कपड़े सुखाने की जगह है, न कुछ फालतू सामान रखने की। बताओ मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? तो क्या मैं गलत हूं माँ जी? बताओ तो माँ जी। अरे चुप हो जाओ दोनों, एक शब्द मत बोलना। अब तुम दोनों ही सही हो, पर तुमने जो एक दूसरे के साथ किया वो बहुत गलत है। अब मैं ही इसका फैसला करूंगी कि इस बालकनी में बगीचा बनेगा या कपड़े सूखेंगे। अब तुम दोनों जाओ और मुझे सोचने दो कि मुझे क्या करना है। गौरी और नीरू अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। दोनों बस यही सोच रही होती हैं कि आखिर बालकनी किसको मिलेगी। गौरी सोचती है कि बालकनी में बगीचा बनेगा और नीरू सोचती है कि वो बालकनी को अपने हिसाब से रखेगी। इधर ये दोनों अपना अपना सोच रही होती हैं। उधर उनकी सास को एक ऐसा फैसला लेना होता है जिसमें वो दोनों के साथ न्याय कर सके। काफी सोच विचार के बाद वो फैसला लेती हैं और दोनों बहुओं को बाहर बुलाती है। गौरी, नीरू, दोनों बालकनी में आओ। जी माँ जी। जी माँ जी। मैंने फैसला ले लिया है कि इस बालकनी का क्या करना है। अब जो मेरा फैसला है वही आखिरी फैसला है, इसे चुपचाप तुम दोनों को मानना होगा। जी माँ जी। बालकनी का ये वाला आधा हिस्सा तुम्हारा है गौरी बहू। तुम इसमें पेड़ पौधे लगाओ, सब्जियां लगाओ, जो तुम्हारा मन करे वो लगाओ। और ये वाला आधा हिस्सा तुम्हारा है नीरू बहू। अब तुम इसमें अपने कपड़े सुखाओ या सामान रखो या फिर खाली रखो, वो तुम्हारी इच्छा। मैंने इसीलिए इसमें बीचों बीच ये रस्सी बांध दी है ताकि तुम दोनों अपने अपने हिस्से में रहो और कोई लड़ाई ना हो। समझ गई दोनों या नहीं? जी माँ जी। जी माँ जी। अब आधे हिस्से में गौरी अपना वापस से बगीचा तैयार करती है और आधे हिस्से को नीरू एकदम साफ सुथरा करके खाली रखती है। एक दिन दोनों अपने अपने हिस्से में खड़ी थी। कितना सुंदर है मेरा बगीचा। मेरी बालकनी कितनी साफ सुथरी है, पर तुम ये अपने बगीचे के पत्ते जरा अपनी साइड रखो ना। अरे पत्ते हैं, उड़ गए होंगे। अब क्या हवा भी मेरी मर्जी से चलेगी? तो मेरी पूरी बालकनी में से आधी हड़प कर गई और अब भी शांति नहीं है। हाँ, अब तो जैसे ये दहेज में लेकर आई थी ना। दोनों देवरानी जिठानी फिर से झगड़ने लगती है और ये देखकर मालती देवी अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, इनका कुछ नहीं हो सकता।